तो पहला वीडियो जो था उसमें हमने अपना मतलब टॉपिक कवर किया था। सबसे लास्ट टॉपिक कौन सा कवर किया था? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। सही बात है ना, न्यूटन का। ठीक है, इसके बाद कुछ टॉपिक्स हैं, मतलब कैसा रहेगा, मेनली ये टॉपिक्स हम कवर करेंगे। इसके बाद भी कुछ दो चार टॉपिक्स रहेंगे जो मुझे लगेंगे मेरे हिसाब से डायरेक्ट टू द पॉइंट या आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में क्वेश्चन बन सकते हैं, एमसीक्यू टाइप, या फिर डायरेक्ट वहां से जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं उस पर थोड़ा डिस्कस कर लेंगे और फिर ये चैप्टर आज मतलब इसी वीडियो में खत्म भी कर लेंगे। ठीक है, चलो। तो अभी हम लोग जो टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं वो है अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स। हालांकि ये हो चुका है लेकिन आपके बुक का टॉपिक है, थोड़ा इस पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आप क्या क्या लिख सकते हैं? तो सबसे पहली बात कि क्या आप लिखेंगे, अर्थ जो है वो क्या करता है। मान लीजिए कि अर्थ है, अगर मैं बोलूं कि अर्थ है तो अर्थ क्या करता है, अपने सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई करता है जिसकी वजह से अपने सराउंडिंग के सभी ऑब्जेक्ट को अपनी ओर क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सही बात है। हाँ, ये ऑब्जेक्ट जो है टुवर्ड्स द सेंटर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस क्या होंगे, अट्रैक्ट होते हैं। मतलब यहां से आप देखेंगे ये एक्सिस हो जाएगा और कुछ इस हिसाब से परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा आपको मतलब इतना नॉर्मली है, आप एकदम बेसिक बता देंगे कि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। तो भाई सीधी सी बात है, अर्थ क्या करता है, अपने सराउंडिंग को ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करता है और इसी को अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स बोलते हैं। सही बात है ना। दुनिया में मतलब आप देखेंगे अर्थ पे जितनी, अर्थ के सरफेस पे जो भी चीज है वो क्या है, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से बाइंडेड है। सही बात है ना। वो हम देखेंगे कि कौन सी एनर्जी से बाइंडेड है, कौन सी एनर्जी देंगे तो वो क्या हो जाएंगी, रिलीज हो जाएंगी, वो सब अपनी जगह पे है। लेकिन फिलहाल के लिए आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब देखना नहीं है। अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब आपको नॉर्मल पता होना चाहिए कि क्या होता है। ठीक है, उसके बाद अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, ये और ये दोनों टॉपिक थोड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है। तो चलो शुरू करते हैं, इसको देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, मतलब अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो सबसे पहली बात तो हम लोग एक्सीलरेशन समझते हैं। एक्सीलरेशन, तो एक्सीलरेशन का मतलब होता है चेंज इन द वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब जब वेलोसिटी चेंज होगी, जब वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, अपॉन टाइम, अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो जब भी क्या होगा, वेलोसिटी चेंज होगी टाइम के रिस्पेक्ट में, तो वहां पर एक्सीलरेशन आ जाएगा। कुछ समझते हैं थोड़ा सा, देखिए। नॉर्मली अगर मैं बोलूं कि पंखा बंद था, सही बात है, मैंने पंखे को चालू किया। ठीक है, तो जब मैंने पंखे को चालू किया तो वो क्या होगा, उसकी स्पीड धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। तो यहां पर क्या हो रहा है, जो पहली वाली स्पीड थी मैं बोलूंगा v1 और v2, तो v1 जो रहेगा वो छोटा रहेगा और v2 जो रहेगा वो बड़ा रहेगा। क्यों? क्योंकि स्पीड लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है। तो जब भी स्पीड बढ़ेगी तो जो आपका एक्सीलरेशन रहेगा वो पॉजिटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। जब भी स्पीड घटेगी जो आपका एक्सीलरेशन रहेगा वो निगेटिव एक्सीलरेशन हो जाएगा। लाइक मैंने पंखे को बंद किया तो धीरे धीरे स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन अगर अगर स्पीड कांस्टेंट है, यानी मैं बोलूं कि 1-2 मिनट के बाद पंखा कांस्टेंट स्पीड से घूमने लगेगा, फिर ना उसकी स्पीड बढ़ेगी ना उसकी स्पीड घटेगी, तो ऐसे एक्सीलरेशन को आप जीरो एक्सीलरेशन बोलते हैं। यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी वेलोसिटी बढ़ेगी, यहां पर क्या होगा, वेलोसिटी घटेगी, और यहां पे वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये तीन बातें आपको पता होनी चाहिए एक्सीलरेशन के बारे में। मतलब सीधा सीधा मैं एक बात बोलना चाहता हूं कि एक्सीलरेशन केवल उसी जगह पे आएगा जहां पर वेलोसिटी चेंज होगी। जैसे ही मतलब उसका काम क्या होगा, वो वेलोसिटी को चेंज करके तुरंत ही चला जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पता होना चाहिए हर एक चीज में। कभी भी आप जैसे क्या एक्सीलरेटर, आप बाइक में रहता है एक्सीलरेटर, जब आप एक्सीलरेटर क्या करते हैं, वो करते हैं तो क्या होता है, गाड़ी की स्पीड चेंज होती है, मतलब बढ़ती है घटती है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन आपको पता चल गया है कि चेंज इन द वेलोसिटी। अब समझते हैं कि ग्रेविटेशनल, अच्छा इसके अलावा इसका यूनिट क्या होगा एक्सीलरेशन का यूनिट, तो क्योंकि फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो वेलोसिटी होता है मीटर अपॉन सेकंड और टाइम भी होता है सेकंड, तो फाइनली सेकंड आ जाएगा नीचे, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका क्या होगा, यूनिट होगा। क्लियर, चलो अब बात करते हैं ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे। चलो ये जस्ट एक ये था, देखिए एक्सीलरेशन हमको ये समझ गया है कि चेंज इन द वेलोसिटी। तो अगर वही वेलोसिटी जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से चेंज होगी तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोला जाएगा।
यानी चेंज इन वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। और अगर वो जो चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द ड्यू टू द किसके, ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स, तो यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन क्या होगा, जरा ध्यान दो। एक ऑब्जेक्ट जो है वो टॉप टू बॉटम गिर रहा है, मतलब ऊपर से नीचे गिर रहा है, वो जब ऊपर से नीचे गिरता रहेगा तो कंटिन्यूअसली उसकी वेलोसिटी जो है इंक्रीज हो रही है, मतलब चेंज हो रही है, समझे, हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, सही बात है ना। तो उसकी हर पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इस वजह से हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि भाई इसकी वेलोसिटी हर पॉइंट पे क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और क्योंकि हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, तो क्योंकि यहाँ पर ये वेलोसिटी चेंज किसकी वजह से हो रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, और इसलिए आप इसको कौन सा एक्सीलरेशन बोलेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन बोलेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ चुका है, डेफिनेशन किसका, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का, कि चेंज इन द वेलोसिटी ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्या, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज कॉल्ड क्या, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन को अपन डिनोट करते हैं स्मॉल जी से, किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल जी से, याद रख लेना। इसके अलावा और आपको इसके बारे में कुछ बताना रहेगा, देखिए क्या क्या बता दिए। सबसे पहले इसका डेफिनेशन, फिर इसको दिखाते हैं स्मॉल जी से, इसकी यूनिट बता दीजिए कितना होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये इसकी यूनिट बता दीजिए, ठीक है। इसके अलावा आपको और कुछ बताना रहेगा, चलो इसका फार्मूला लिख देते हैं, G बराबर gm/r², ये इसका फार्मूला बता दीजिए, सही बात है। हाँ, उसके बाकी बातें अभी बाकी रहेंगी, लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपको इतनी बातें पता होनी चाहिए। ये कैसे आया फार्मूला, तो जरा देख लीजिए, आपको पता होगा कि वेट भी एक टाइप का फोर्स होता है, वेट भी एक टाइप का फोर्स है, किसी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो एक टाइप का फोर्स होता है, और इसीलिए वेट की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, ठीक है। तो वेट भी एक टाइप का फोर्स है, हाँ, जबकि यहाँ पर वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मैं यहाँ लिखता हूँ वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इक्वल टू, और इसके अलावा ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स भी एक टाइप का फोर्स होता है। तो वेट क्या होता है, हमेशा mg से डिनोट किया जाता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो g बड़ा m फिर छोटा m अपॉन r²। यहाँ पे बड़ा m क्या है, मास ऑफ अर्थ, छोटा m क्या है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, मास से मास कैंसल, और फाइनली आपको जो मिलेगा gm अपॉन r²। चलिए, हाँ, एक चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, बड़े आर और छोटे आर में कंफ्यूज मत होइएगा। बड़ा आर का मतलब क्या होता है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस, और छोटा आर का मतलब होता है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एक हाइट पे है तो यहाँ पर, तो छोटा आर जो होता है वो एक्चुअली आर और एच को मिलाकर, मतलब स्मॉल आर इक्वल टू आर प्लस एच। ओके, तो बहुत ज्यादा ये मत रखना कि कहीं आर लिखा और कहीं छोटा आर कहीं बड़ा आर, तो उससे बहुत ज्यादा ये मत रखना। बड़े आर का मतलब क्या होता है बताइए, यहाँ पर रेडियस ऑफ अर्थ पता होना चाहिए। चलो, तो अब हमने क्या क्या अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के बारे में क्या क्या बातें जान ली है। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हमको क्लियर हो गया, और ये डिनोट किससे किया जाता है, स्मॉल जी से किया जाता है। इसकी यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। इसके अलावा इसका फार्मूला G बराबर gm/r², इसका फार्मूला कैसे डिराइव किया जाता है ये हमारे पास आ चुका है, और इतना काफी है इसके बारे में, अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो हमारा पहला पॉइंट खत्म हो गया, दूसरा पॉइंट खत्म हो गया। अब तीसरे पे आ रहे हैं कि वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G, यही है वैल्यू, मतलब इसकी G की वैल्यू जो है ये हर जगह पे कांस्टेंट नहीं रहती है, बदलती रहती है। पहली बात तो क्यों बदलती रहती है, दूसरी कैसे बदलती है, मतलब कहाँ बढ़ेगी कहाँ घटेगी, वो सारी चीजें देखनी है, ठीक है। चलिए, तो वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G, मैं यहाँ टॉपिक लिख दे रहा हूं, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ G, ठीक है। तो यहाँ पर हम तीन जगह पे ये वेरिएशन देखने वाले हैं। सबसे पहले हम ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, उसके बाद ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हो गया। इसके बाद एट द सर्टन, एट अ हाइट फ्रॉम
द अर्थ सरफेस और इसके बाद इन द डेप्थ ऑफ फ्रॉम अर्थ सरफेस। ठीक है, ये 3 जगह पे हम देखने वाले हैं। इसके बाद यहां पर 2 बातें और देखनी है। अर्थ के सरफेस पे अगर हम देखेंगे तो अर्थ के सरफेस पे हम 2 जगह पे देखने वाले हैं। पहला हम इक्वेटर पे देखेंगे और दूसरा हम पोल पे देखेंगे। तो यहां पर इक्वेटर और दूसरा पोल। ठीक है, तो अभी सबसे पहले तो मैं आपको एकदम मतलब बता देता हूं कि कहां क्या होता है और फिर उसको समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलिए, तो इक्वेटर पे क्या रहेगा, इक्वेटर पे आप देखेंगे नॉर्मली, मैं यहाँ पे डायग्राम बना लेता हूं। ये मान लीजिए कि आपका अर्थ है। ओके, तो यहाँ पर इसका ये नॉर्मली जी का फॉर्मूला क्या होता है, gm/r²। अब ये फॉर्मूले को अगर आप समझेंगे तो देखिए जरा, यहाँ पर ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि यहाँ पर जो रेडियस है, किसका रेडियस, अर्थ का रेडियस, वो डिवाइड हो रहा है। देखो, जब भी कोई चीज मल्टीप्लाई होता है तो उसकी वैल्यू बढ़ती है और जब भी कोई चीज डिवाइड होता है तो उसकी वैल्यू घटती है। तो यहाँ पर आप देखिए जरा कि यहाँ पे gm/r² है। तो क्योंकि r जो डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखो g के फॉर्मूले में r डिवाइड हो रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि जब r की वैल्यू बढ़ेगी तो g की वैल्यू घटेगी। सीधी सी बात है, जितना ज्यादा r की वैल्यू बढ़ेगी उतना ज्यादा g की वैल्यू घटेगी। अब सरफेस पे बात कर लेते हैं। देखिए, सरफेस पे एक बंदा पोल पे खड़ा है, एक बंदा यहाँ पर खड़ा है और दूसरा बंदा यहाँ पर खड़ा है। ठीक है, यहाँ पर r की वैल्यू ज्यादा है, तो सीधी सी बात है क्योंकि r की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है तो g की वैल्यू यहाँ पर कम होगी, और यहाँ पर r की वैल्यू क्योंकि कम है तो g की वैल्यू यहाँ पर ज्यादा होगी। सीधी सी बात है। आपको एक चीज क्लियर हो गया, बताइए। अब जरा समझते हैं इस बात को। देखो, तो यहाँ पर क्या है, इक्वेटर पे हमने देखा क्योंकि r की वैल्यू क्या है, r, ये वैल्यू ऑफ r इज क्या, मिनिमम। सही बात है ना, r की वैल्यू सबसे कम होती है, तो यहाँ पर r की वैल्यू कम है और इस वजह से आप देखेंगे रेडियस सबसे ज्यादा कम है, इस वजह से g की वैल्यू जो रहेगी वो यहाँ पर क्या रहेगी, सबसे ज्यादा रहेगी। और यहाँ पर r की वैल्यू क्या है, बताइए, सबसे ज्यादा है और इस वजह से g की वैल्यू यहाँ सबसे कम रहेगी। तो अब आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनेगा कि ऑन द अर्थ सरफेस बताइए कि g की वैल्यू में कैसे चेंज आता है। तो आपको बताना रहेगा कि g की वैल्यू में यहाँ पर क्या होगा, हमारा जो अर्थ है वो कंप्लीटली क्या है, सर्कुलर, मतलब स्फेरिकल नहीं है। स्फेरिकल मतलब गोलाकार नहीं है, एक्चुअली में क्या है वो, क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, वो अपने पोल्स पे चिपटा हुआ है और इक्वेटर पे फूला हुआ है, यानी बल्ज है। तो इक्वेटर पे आप देखो, ये है इक्वेटर और ये है पोल। तो इक्वेटर पे वो क्या है, फूला हुआ है, जबकि पोल पे वो चपटा हुआ है। सही बात है ना, फ्लैट है, चपटा हुआ है। तो मेनली क्या होता है, इस वजह से जो अर्थ का रेडियस है वो इक्वेटर और पोल पे अलग अलग है। इक्वेटर पे ध्यान सुनिए, आपको कितना आंसर लिखना है पहले ये देख लीजिए। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि आपको वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी कहां पर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ एक्सप्लेन करना है। तो पहले आप क्या पॉइंट लिखेंगे कि भाई अर्थ जो है हमारा वो कंप्लीटली स्फेरिकल नहीं है, एक्चुअली में वो क्या है, इक्वेटर पे क्या है, फूला हुआ है, मतलब बल्ज है, जबकि यहाँ पे पोल्स पे क्या है, चपटा है, यानी फ्लैट है। फिर आपको क्या लिखना रहेगा कि इसकी वजह से जो रेडियस है वो इक्वेटर पे ज्यादा है और पोल पे कम है। ये वैल्यू ऑफ रेडियस इज द, यहाँ पर इन द ऑन द इक्वेटर इज द मैक्सिमम, और जबकि यहाँ पर पोल पे क्या है, मिनिमम। और इसके वजह से बाय द फार्मूला ऑफ जी कहां, जहां पर r की वैल्यू ज्यादा रहेगी वहां g की वैल्यू कम रहेगी, और इस वजह से इक्वेटर पे क्या रहेगी, g की वैल्यू यहाँ पर इक्वेटर पे मिनिमम रहेगी और जबकि पोल पे क्या रहेगी, मैक्सिमम रहेगी। हाँ या ना, ये बात क्लियर है। तो यहाँ पर आपको ये चीज क्लियर हो गया कि इक्वेटर पे यहाँ पर g की वैल्यू क्या है, यहाँ पर ज्यादा रहेगी जबकि पोल पे कम रहेगी। तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि अगर आप कहां थे, मतलब इक्वेटर से पोल की ओर जाते हैं, देखो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, ये है पोल तो ये है इक्वेटर। तो अगर आप इक्वेटर से पोल की ओर जा रहे हो तो जी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो सीधी सी बात है, यहाँ कम है और यहाँ ज्यादा है तो जी की वैल्यू बढ़ेगी, जी की वैल्यू बढ़ेगी। और अगर आप ऐसे आओगे तो देखो यहाँ
जी की वैल्यू बढ़ेगी, वैल्यू ऑफ जी इज इंक्रीजेस, वैल्यू ऑफ जी इंक्रीजेस। मतलब आप कहां से कहां जाएंगे, अगर आप बताइए इक्वेटर से पोल की ओर जाएंगे तो जी की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर आप पोल से इक्वेटर की ओर आएंगे तो क्या होगा, जी की वैल्यू घटेगी। ये बात आपको पता होना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट मतलब एक पर्सन है जो कहां से कहां ऐसे ऐसे आ रहा है, तो बताइए क्या, तो ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। चलो, तो ये आपका दो दो टर्म हो गया। अब दूसरे पे आते हैं, एट द हाइट फ्रॉम द अर्थ का सरफेस। ठीक है, मतलब अर्थ के सरफेस से अगर हम कुछ हाइट पे जाएंगे तो मान लीजिए कि ये है अर्थ का सरफेस, ओके, ये अर्थ सरफेस, हाँ, इससे हम सर्टन हाइट पे गए, मतलब यहाँ पे। ठीक है, तो हमको पता है कि हम सर्टन हाइट पे जा रहे हैं, तो क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है, और क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है तो रेडियस बढ़ने से क्या होगा, रेडियस बढ़ने से अपने आप जी की वैल्यू कम होगी। यानी अब मैं सिंपली बोल सकता हूँ कि यहाँ पे जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मैं ऐसे लिखूं, क्योंकि रेडियस बढ़ रहा है और इसलिए जी की वैल्यू क्या होगी, कम। तो जैसे जैसे हम हाइट पे जाएंगे जी की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी, तो उसका जवाब है घटेगी। क्यों घटेगी, क्योंकि रेडियस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। थर्ड पॉइंट आप देखेंगे, इन द सरफेस, तो आपका दो पॉइंट क्लियर हो चुका है। इन द यहाँ इन द डेप्थ फ्रॉम द अर्थ का सरफेस, यानी अर्थ का सरफेस है उससे मैं अब डेप्थ में गया, मतलब यहाँ पे कहीं, ठीक है, यहाँ पर कहीं गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब तो रेडियस कम हो गया। तो रेडियस कम होने की वजह से क्या होना चाहिए था, रेडियस कम होने की वजह से जी की वैल्यू बढ़ जानी चाहिए थी, लेकिन नहीं बढ़ेगी। बढ़ जानी चाहिए थी लेकिन नहीं बढ़ेगी। उसके बढ़ने का पीछे रीजन क्या है, अब जो पर्सन यहाँ पर खड़ा है उस पर इस पूरे अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स न लग करके केवल इतने भाग में, ये इतने भाग में जो है उतने का ही ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, यानी कि इतना मास कम हो गया, इतना मास जो अर्थ का था वो कम हो गया, केवल इतने मास का उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है। तो क्योंकि यहाँ पर मास और रेडियस, डेप्थ में जाने पे मास और रेडियस दोनों एक, देखो रेडियस क्या होता जाता है, कम होता जाता है, जबकि मास भी आप देखेंगे एक साथ में कम होता जाता है। तो दोनों के कम होने की वजह से दोनों का जो कलेक्टिव रिजल्ट मिलता है आपको, वो क्या मिलता है, यहाँ पर भी जी की वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो यहाँ पर भी जी की वैल्यू रिड्यूस होगी। क्यों 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 रिड्यूस हो रही है, क्योंकि आर भी रिड्यूस हो रहा है और साथ में एम भी रिड्यूस हो रहा है, तो इसलिए जी भी रिड्यूस होगा। मैंने आपको तीनों का पॉइंट दे दिया है, यहाँ पर देख लीजिए। अब मैं एकदम कॉमनली बोल सकता हूं कि कहां पर, तो देख लीजिए, चाहे पोल होगा, चाहे हाइट होगी, चाहे यहाँ पर आपका डेप्थ होगा, तीनों जगह पे जी की वैल्यू जो है वो कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज कहां हो रही है, केवल इक्वेटर पे, मतलब आप पोल से इक्वेटर पे जाओगे तो क्या होगा, एक सेकंड, पोल से इक्वेटर पे एक सेकंड, थोड़ा ये मिस्टेकली लिख दिए है, यहाँ पर आर इक्वेटर पे आर की वैल्यू ज्यादा है इसलिए जी की वैल्यू कम इक्वेटर पे, और यहाँ पर पोल पे आर की वैल्यू कम है इसलिए जी की वैल्यू ज्यादा है। हाँ, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि केवल इक्वेटर पे, इक्वेटर हो गया, इसके अलावा हाइट फ्रॉम द मतलब अर्थ के सरफेस से, इसके अलावा डेप्थ पे आपको क्या होगा, तीनों जगह पे आर की वैल्यू मतलब क्योंकि बढ़ रही है तो इसलिए जी की वैल्यू अपने आप घट जाएगी। यहाँ पर आर और एम दोनों घट रहा है इसलिए जी की वैल्यू घट रही है। पोल पे क्या होगा, क्योंकि आर की वैल्यू घटती है इसलिए जी की वैल्यू बढ़ेगी। ये बात आपको पता होना चाहिए, इस डायग्राम से आपको एकदम क्लियर होता होगा कि इक्वेटर पे क्या हो रहा है, आर की वैल्यू बढ़ रही है इसलिए जी की वैल्यू कम, यहाँ पर आर की वैल्यू कम इसलिए जी की वैल्यू ज्यादा, और ऐसे यहाँ पर क्लियर है। हाँ, तो इस तरीके से हमने क्या समझ लिया है, हमने क्या समझ लिया है, वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ जी कहां कहां पर देख लिए, तीनों जगह पर, ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एट द हाइट फ्रॉम द अर्थ सरफेस, इन द डेप्थ फ्रॉम द अर्थ सरफेस। ये तीनों पॉइंट पे क्लियर है, कोई दिक्कत है यहाँ पे, आगे बढ़े। चलो, अब नेक्स्ट पॉइंट है मास एंड वेट, तो समझते हैं। मास एंड वेट, ओके, तो देखते हैं मास और वेट में क्या रिलेशन है। देखो, हर एक ऑब्जेक्ट का सीधा डिस्टिंग्विश कर लेते हैं मास एंड वेट में, तो देखते हैं मास एंड वेट। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, मास क्या होता है,
मैटर प्रेजेंट इन द, मतलब ये बोला जाए कोई भी ऑब्जेक्ट में जितना मैटर प्रेजेंट होता है वो उसका मास होता है। तो मैटर प्रेजेंट इन द, मैटर प्रेजेंट इन ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट में जो मैटर प्रेजेंट है वो उसका मास होता है। जबकि वेट क्या होता है कि भाई उस ऑब्जेक्ट को अर्थ जो है वो किस फोर्स से, मतलब किस ग्रेविटेशनल फोर्स से अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। तो यहां पर लिखेंगे आप नॉर्मली, ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड बाय अर्थ, मतलब जितने स्पीड से वो अट्रैक्ट हो रहा है उसी को उसका वेट बोला जाएगा। उसके बाद देखेंगे तो मास जो है आप सबको पता होना चाहिए, इसको नॉर्मली आप किससे डिनोट करते हैं, केवल m से, जबकि इसको किससे दिखा देंगे आप, mg से। सही बात है। इसके बाद इसको mg से डिनोट किया जाता है। इसमें आप देखेंगे तो ये जो है हमेशा कांस्टेंट रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा। ये क्या रहेगा, इसकी वैल्यू चेंज होती है, इसकी वैल्यू चेंज होती रहेगी। यहाँ पर वैल्यू चेंजेस, वैल्यू चेंजिंग विथ प्लेस, मतलब जैसे वो प्लेस बदलेगा उसकी वैल्यू भी बदल जाएगी। क्यों बदल जा रही है, क्योंकि यहाँ पे g जो है उसकी वैल्यू, ठीक है, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नेदर बी जीरो, नेदर कैन बी जीरो, कैन बी जीरो, ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता। किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो नहीं हो सकता, वो कुछ तो होगा। सबसे छोटा अगर आप देखेंगे न्यूट्रॉन, जिसको बोला जाता है कि इसका क्या, इसका मास जीरो होता है। सही बात है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का मास जीरो माना जाता है, लेकिन वो जीरो नहीं होता है, वो लगभग जीरो होता है, जीरो नहीं होता है। ठीक है, और आप यहां पर देखेंगे इसका क्या होगा, इट कैन बी जीरो, ये जीरो हो सकता है। कहां पर, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट कहां पर, अर्थ के सेंटर पे जीरो होता है, अर्थ के सेंटर पे जीरो हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जी की वैल्यू जीरो हो गई, और जी में चाहे आप m से कितने से मल्टीप्लाई कर दो, उसका मास कितना भी हो वो अपने आप जीरो हो जाएगा, इट कैन बी जीरो। हाँ, इसके अलावा आप देखेंगे तो ये स्केलर क्वांटिटी है, मास आपका स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ऐसे बहुत सारे डेफिनेशन है। इसके अलावा आप देखेंगे इसका कि मास जो होता है उसका जो एसआई यूनिट है वो केजी है, और सीजीएस यूनिट जो है वो ग्राम है। सही बात है ना, एसआई यूनिट केजी और सीजीएस यूनिट जो है उसका ग्राम है। अब यहां पर आ जाएंगे तो इसका क्या है, इसका क्योंकि वेट क्या है, एक टाइप का फोर्स है, और फोर्स होने की वजह से जो इसका एसआई यूनिट है वो न्यूटन है, और सीजीएस यूनिट जो रहेगा वो आपका डाइन हो जाएगा, डाइन हो जाएगा। क्लियर। हाँ, तो इस तरीके से हमने देख लिया। तो हमने क्या देखा, मास के बारे में कुछ 6 पॉइंट्स हमने नोट कर लिए हैं, वेट के बारे में भी 6 पॉइंट नोट कर लिए हैं। आपको पेपर में 3 मार्क्स के या 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आएंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप 2-3 पॉइंट वगैरह लिख कर आए, कम से कम आप 5 पॉइंट लिखिए, ताकि अगर कोई पॉइंट आपके इधर उधर हो जाते हैं तो दूसरे पॉइंट पे आपको मार्क्स मिल जाए। जैसे मैटर प्रेजेंट इन द ऑब्जेक्ट, उसी को मास बोला जाता है। यहाँ पर क्या होगा कि ऑब्जेक्ट कितनी फोर्स से, अर्थ जो है वो कितने फोर्स से उस ऑब्जेक्ट को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही है, सेंटर की ओर। ऑब्जेक्ट अट्रैक्टेड बाय द अर्थ towards the center, towards the center। ओके, ठीक है। इसके बाद m से दिखाया जाता है, ये mg से दिखाया जाता है। कांस्टेंट होता है हर जगह पे, इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, नहीं बदलेगी, जबकि इसकी वैल्यू जो है वो बदलती रहती है प्लेस के अकॉर्डिंग, जैसे इक्वेटर पे अलग, पोल पे अलग। फिर इट कैन बी नेदर जीरो, नेदर कैन बी जीरो, कभी जीरो नहीं हो सकता किसी भी ऑब्जेक्ट का मास, इसका मास जीरो, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट जो है वो जीरो हो सकता है। ये हमेशा क्या होगा, इसकी स्केलर क्वांटिटी, ये स्केलर क्वांटिटी है, जबकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इसका क्या है, एसआई यूनिट जो है वो किलोग्राम, सीजीएस यूनिट जो है वो ग्राम है। यहाँ पर क्योंकि वेट जो है एक टाइप का फोर्स है, इसलिए इसकी यूनिट जो है वो न्यूटन रहेगी, और इसकी जो सीजीएस यूनिट रहेगी वो डाइन रहेगी। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया है, मास एंड वेट भी कंप्लीट कर लिया है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा फ्री फॉल। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि फ्री फॉल क्या होता है, और उसके बाद फिर आगे की चीजें देखेंगे। फ्री फॉल, ठीक है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट, फ्री फॉल का केवल इतना मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट
तो फ्री फॉल का क्या मतलब होता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपने, नॉर्मली बोला जाए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है और उस पर केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स अप्लाई हो और कोई भी फोर्स अप्लाई ना हो, इसी कंडीशन को आप फ्री फॉल कंडीशन बोलते हैं। मतलब इफ एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रॉम टॉप टू डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, नो अदर फोर्स विल एक्ट ऑन इट, मतलब दैट ऑब्जेक्ट, दैट इज कॉल्ड फ्री फॉल कंडीशन। समझ रहे हो? अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर से नीचे की ओर, मतलब टॉप टू बॉटम गिर रहा है, टॉप टू बॉटम गिर रहा है और उस पर केवल क्या हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है और कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इसी कंडीशन को आप क्या बोलेंगे, इसी कंडीशन को आप फ्री फॉल कंडीशन बोलेंगे। तो आपका फ्री फॉल कंडीशन का मैंने आपको क्या बता दिया है, डेफिनेशन। लेकिन इसमें कुछ कंडीशंस हैं, थोड़ा वो कंडीशन को भी देख लेते हैं हम। मैं जो पॉइंट बता रहा हूं थोड़ा उसको आप याद रखिएगा, वहीं से क्वेश्चन बनेंगे। कंडीशंस ये है कि फ्री फॉल जो मतलब फ्री फॉल जो है, देखो बात ऐसी है कि यहाँ पर अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो हर जगह एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है, हवा प्रेजेंट है, एयर प्रेजेंट है। ऐसी कंडीशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिरता है, मतलब टॉप टू बॉटम गिरता है, तो देखो होता क्या है, नीचे से उस पे एयर का प्रेशर लगता है, एयर का प्रेशर अप्लाई होता है, जिसके वजह से परफेक्ट फ्री फॉल कंडीशन यहाँ पॉसिबल नहीं है। क्योंकि फ्री फॉल कंडीशन यही कहता है कि केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होना चाहिए और कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर क्या हो रहा है, जब ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे की ओर गिर रहा है तो उस पे नीचे से एयर प्रेशर मतलब हवा का प्रेशर लग रहा है, तो हवा उस पे एक तरह से फोर्स अप्लाई कर रही है। तो यही बोला गया है कि ये कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि फ्री फॉल कंडीशन जो है वो यहाँ पॉसिबल नहीं है, वो केवल एक ही जगह पे पॉसिबल है, वो है वैक्यूम। वो क्या है, वैक्यूम। तो फ्री फॉल कंडीशन इज ओनली पॉसिबल इन द वैक्यूम, जहां हवा ना हो, कोई भी ऑब्जेक्ट गिरेगा, केवल क्या होगा, ठीक है। तो ये क्लियर रखना है कंडीशंस। अच्छा, यहां से 3 फॉर्मूले याद रखने हैं, वो इसलिए याद रखने हैं क्योंकि यहां से मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन हर साल का फिक्स क्वेश्चन है वो, कि बनना ही बनना है, तो 2 मार्क्स का फिक्स क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल बेस पेपर में क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए सबसे पहले वो 3 फॉर्मूले डिराइव कर लेते हैं। तो नॉर्मली हमको पता है न्यूटन के काइनेमेटिकल इक्वेशन, मतलब काइनेमेटिकल मोशन के इक्वेशन हम लोगों ने देखा था। एक क्या था, v इक्वल टू u प्लस एटी, v इक्वल टू u प्लस एटी, v इक्वल टू u प्लस एटी, और दूसरा जो था वो है s इक्वल टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और तीसरा था v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर हमको ये पता होना चाहिए फ्री फॉल कंडीशन के लिए, देखिए कंडीशन के लिए u जो होगा मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 होगी और जो a की वैल्यू होगी वो हमेशा बराबर होगी g के, मतलब एक्सीलरेशन इक्वल टू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो मैं इन सब की वैल्यू यहाँ पे रख रहा हूँ, तो v ऐसे ही रहेगा, u की वैल्यू हमेशा 0, a की जगह पे g और ये t, तो मुझे मिला v इक्वल टू gt। ऐसे ही दूसरा देख लेते हैं, s इक्वल टू 0 इंटू t प्लस हाफ gt का स्क्वायर, तो 0 इंटू टी 0 हो जाएगा, हाफ और gt का स्क्वायर, और फाइनली हमको क्या मिला, s इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर, ये हमको दूसरा मिल गया। तीसरा देखते हैं, v स्क्वायर इक्वल टू 0 का स्क्वायर प्लस 2gs, तो v स्क्वायर इक्वल टू 2gs, ये हमको तीसरी वैल्यू मिल गई। तो 3 वैल्यू हमको पता होनी चाहिए, यहां से क्वेश्चन बनेंगे। चलो तो अब देखते हैं इनका कैसे क्वेश्चन बनेंगे इस पे बेस्ड। तो मैं इन सबको रफ करता हूं और फिर फाइनली केवल इस बेस पे, तो चलो यहाँ पे थोड़ा सा जगह है। फ्री फॉल कंडीशन में डेफिनेशन क्लियर है, क्या होता है, कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिर रहा है तो क्या, केवल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होना चाहिए, बाकी कोई फोर्स एक्ट नहीं होना चाहिए, उसी कंडीशन को फ्री फॉल कंडीशन बोलेंगे। इसमें क्या क्या कंडीशंस है, क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नीचे गिरता है तो एटमॉस्फेयर की वजह से नीचे से उस पे एयर का प्रेशर लगता है, इसलिए केवल कहां पॉसिबल है, तो वैक्यूम में पॉसिबल है। इसके बाद हमने देखा था कि फ्री फॉल कंडीशन में इनिशियल वेलोसिटी हमेशा 0 रहेगी, यानी u इक्वल टू 0 होगा, और इसके अलावा एक्सीलरेशन इक्वल टू ऑलवेज ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा। अब देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे आपसे, देखो पेपर में ये ध्यान रखना, अगर कोई भी चीज ऊपर से नीचे गिराई जा रही है तो ये श्योर है कि वो आपसे फ्री फॉल कंडीशन वाला ही क्वेश्चन पूछ रहा है। हो सकता है वो चीज आपको टेबल से बॉल नीचे गिराया जाए, और हो सकता है कि बिल्डिंग से बॉल नीचे गिराई जाए, यानी बोल दिया जाए कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि बिल्डिंग पे रखी है और वो ऑब्जेक्ट अचानक गिर जाता है,
या फिर कोई बुक है जो टेबल पे रखी है और वो बुक अचानक गिर जाती है, तो ये समझ जाना कि जब भी कोई चीज नीचे गिर रही है तो केवल और केवल फ्री फॉल कंडीशन अप्लाई होगा। तो देखो मैं एक एग्जांपल दे दे रहा हूं। ये क्या है, एक बिल्डिंग है, मान लीजिए इसके ऊपर एक बच्चा बॉल खेल रहा था और अचानक उसके हाथ से बॉल गिर गई और वो नीचे गिरी। ठीक है, उसको नीचे आने में मान लीजिए कि 5 सेकंड का टाइम लग गया। तो बताइए, ध्यान सुनिए, उसको नीचे आने में 5 सेकंड का टाइम लग गया, तो बताइए कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ जाएंगे, बताइए बिल्डिंग की हाइट कितनी है या टेबल की हाइट कितनी है। तो देखते हैं कैसे ही निकाला जाएगा। अब यहाँ पर मुझे दो चीज दिया है, एक टाइम जो कि 5 सेकंड है और दूसरा मुझसे h यानी कि डिस्प्लेसमेंट पूछा है। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट को s से दिखाया गया है, ये जो s वाला टर्म है इसी को डिस्प्लेसमेंट बोला गया है। तो हमको डिस्प्लेसमेंट ये निकालना है, यानी डिस्प्लेसमेंट निकाल लेंगे तो हाइट, क्योंकि सबसे मिनिमम डिस्टेंस है, ठीक है, ये मिनिमम डिस्टेंस है जो हाइट है। तो कौन सा फॉर्मूला देखते हैं हमारे काम आएगा। हमको क्या निकालना है, हाइट s, तो हमारे पास t है। अच्छा, g की वैल्यू आपको पेपर में नॉर्मली जो है वो 10 ही दिया रहेगा, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ताकि आपका कैलकुलेशन इजी हो जाए, क्योंकि उनको इस बात से मतलब नहीं रहता कि क्या, उनको इस बात से मतलब है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। तो ठीक है, तो मेरे पास ये तीनों वैल्यू रेडी है और मैं पता कर लूंगा कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है। तो s इक्वल टू हाफ, g की वैल्यू है 10 एंड t स्क्वायर, तो t स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, तो 2 5 10 और 25, 5 5 25 और 25 5 125 मीटर। ये मुझे क्या मिल गया, ये मुझे बिल्डिंग की हाइट मिल गई। मतलब बिल्डिंग जो है वो इतना हाइट पर है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे, ऐसे ही आप देख सकते हैं, ऐसे भी मतलब कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, बोल दिया होता कि वेलोसिटी बताओ, तो वेलोसिटी कैसे बताते थे, सीधी सी बात है, यहाँ पर v आप v इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, तो v इक्वल टू gt, जी आपका 10 दिया है और टाइम कितना दिया है 5, तो 10 इंटू 5 15 हो जाता, 15 मीटर पर सेकेंड, ये क्या हो जाता आपका वेलोसिटी आ जाता। तो कुछ भी आपको ऐसे घुमाकर क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको क्लियर रखना है फ्री फॉल से। फ्री फॉल से मुश्किल है कि आपको थियरी में क्वेश्चन बनेगा तो या तो एमसीक्यू से ये बनेगा कि फ्री फॉल इज पॉसिबल इन, तो आपको आंसर लिखना रहेगा वैक्यूम। दूसरा क्वेश्चन बनेगा न्यूमेरिकल बेस फिक्स, ठीक है, कि कहां से मतलब कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है, बताइए कि उसकी वेलोसिटी कितनी है, बताइए कि उसका बिल्डिंग की हाइट कितनी है, बताइए कि कितना टाइम में वो पहुंचेगा, ऐसे कुछ करना रहेगा। चलिए, अब इसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इस एनर्जी का फॉर्मूला एक बार देख लेते हैं। तो कैपिटल जी एम स्मॉल एम अपॉन आर प्लस एच, यानी आप इसको इन शॉर्ट स्मॉल आर भी लिख सकते हैं। बहुत जगह पे इसको माइनस में दिखाया जाएगा, उसके पीछे का रीजन क्या है, ये वो एनर्जी है जो किसी भी ऑब्जेक्ट को, पोटेंशियल मतलब कि अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाइंड करके रखती है। इसको बाइंडिंग एनर्जी भी आप बोल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। मतलब अगर मुझे किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके आना है, तो मुझे इसके अपोजिट डायरेक्शन में एनर्जी देनी पड़ेगी और इससे ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी मैं उसके अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से उसको क्या कर सकता हूँ, बाहर लेके जा सकता हूँ। बाकी इससे ज्यादा और यहाँ पे कुछ जाना नहीं है, आपके लिए केवल ये फॉर्मूला काम का है, उससे ज्यादा कुछ काम नहीं। और फॉर्मूला कहाँ काम आएगा, आपको स्केलर वेलोसिटी में काम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जरा देख लीजिए, सबसे पहला पॉइंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है, ये एक तरह की बाइंडिंग एनर्जी है। इट इज अ बाइंडिंग एनर्जी विच मतलब क्या करता है, जो पूरे अर्थ के मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करके रखता है, बाइंड करके रखता है अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से। सही बात है कि नहीं, क्लियर है, इसका फॉर्मूला याद रहेगा, बस इतना काम का है, उससे ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है यहाँ से। ठीक है, अब क्या है, एस्केप वेलोसिटी। तो एस्केप वेलोसिटी क्या होती है देख लेते हैं एक बार। पहली बात तो एस्केप वेलोसिटी का डेफिनेशन देखेंगे अपन कि डेफिनेशन क्या है, फिर इसका फॉर्मूला देखेंगे, फॉर्मूला, फिर इसका एग्जांपल देख लेंगे, इतना काफी है। ठीक है,
तो डेफिनेशन सबसे पहले क्या है, तो देखो ये क्या है, ये एक बोला जाए कि इसके वेलोसिटी क्या है, ये एक इतनी वेलोसिटी है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को, अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से, अगर मुझे किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर लेके जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को इतना ज्यादा वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा, उस ऑब्जेक्ट को इतना ज्यादा वेलोसिटी से फेंकना पड़ेगा कि वो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए। तब मैं बोलूंगा कि मैंने जो उसको वेलोसिटी दिया है वो कौन सी वेलोसिटी थी, तो एस्केप वेलोसिटी थी। ध्यान सुनो, इफ यू वांट टू, क्या मतलब कि हम किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से क्या करना चाहें, एस्केप करना चाहें, बाहर करना चाहें, तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको कौन सी वेलोसिटी देनी पड़ेगी, एस्केप वेलोसिटी देनी पड़ेगी। हाँ याद रहेगा। हाँ, किसी ऑब्जेक्ट को इतनी वेलोसिटी से मतलब आप क्या करो, थ्रो करो कि वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर चला जाए, तो हम बोलेंगे कि भाई उसको कौन सी वेलोसिटी दी है, आपको एस्केप वेलोसिटी दी है। किससे डिनोट किया जाता है एस्केप वेलोसिटी, तो देखो इसको डिनोट किया जाता है वी एस्केप से, वी एस्केप। ठीक है, तो डेफिनेशन आपका क्लियर हो गया है कि भाई इट इज अ मिनिमम वेलोसिटी व्हिच इज रिक्वायर्ड टू एन ऑब्जेक्ट टू क्या, क्रॉस द अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को, क्रॉस द अर्थ्स ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, अच्छा अर्थ की ग्रेविटेशनल अर्थ की एस्केप वेलोसिटी कितनी है, तो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इस स्पीड से जाता है तो वो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड को तोड़ के निकल जाएगा। देखिए जरा, आपको पता होगा कि रॉकेट वगैरह तो आप लोग हमेशा लॉन्च करते रहते हैं, मतलब आप लोग नहीं, इसरो वगैरह वाले, नासा वगैरह वाले हमेशा लॉन्च करते रहते हैं। तो वो क्या करते हैं, रॉकेट को क्या यही वेलोसिटी नहीं देते होंगे, तभी तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाते हैं। सही बात है कि नहीं? तो अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर जाने के लिए आप देखते होंगे कि रॉकेट को क्या करना पड़ता होगा, ये वेलोसिटी से फेंकना पड़ता होगा। आप सोचो 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, मतलब आप समझ रहे हो, एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर आया ना, मतलब एक 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर कोई ट्रेन चलती रहती है तो वो तो दिखती ही नहीं है, तो इतना स्पीड भागती है, मतलब उसमें कोई आदमी खड़ा तो आपको नहीं दिखेगा, और वो हावर की बात कर रहा है और ये सेकंड की बात कर रहा है। समझे? देखते हैं, तो ये हो गया अब यहाँ पर इसका डेफिनेशन। अब इसके बाद बढ़ते हैं फॉर्मूला पे। फॉर्मूला देखो क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी में क्या होता है, एस्केप वेलोसिटी में क्या होता है, जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होती है वो इक्वल होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के। तो इस वजह से देखो होगा क्या, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर, और क्योंकि v है यहाँ पर एस्केप वेलोसिटी तो आप v एस्केप यूज करेंगे। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था gm स्मॉल m अपॉन r प्लस h, और दोनों को मैं हटा के स्मॉल r लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब इसके बाद होगा क्या, स्मॉल m से स्मॉल m कैंसिल, और ये 2 यहाँ पे मल्टी डिवाइड हो रहा था, उस साइड गया था मल्टीप्लाई, तो vsc और यहाँ पे 2gm अपॉन r, ये स्क्वायर है। अब ये क्या होगा, हटेगा तो v स्केप इक्वल टू अंडर रूट 2gm अपॉन r, ये आपका क्या मिल गया, v स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया। लेकिन इसको आप आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, देखिए एक बार जरा, v यहाँ पर रहेगा, देखिए आपको पता है कि स्मॉल g इक्वल टू होता है gm अपॉन r स्क्वायर, तो ये आप इसको इधर भेजेंगे तो gr स्क्वायर इक्वल टू gm हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर v स्केप वेलोसिटी जो रहेगा वो आपका अंडर रूट 2 gm के जगह पे हम क्या लिख देंगे, gr स्क्वायर, और नीचे एक r है, r से r कैंसिल, तो v स्केप कितना मिल गया यहाँ पर 2gr, ये हमको क्या मिल गया है, v स्केप मिल गया हमारा। ठीक है, मतलब ये v स्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला मिल गया है। देखिए जरा, मुझे मैंने आपको बताया था कि क्रिटिकल वेलोसिटी जो थी वो gr आ रही थी, जबकि स्केप वेलोसिटी जो है वो 2gr आ रहा है। मतलब ये बात भी हमको हमेशा पता होनी चाहिए कि हमेशा v स्केप जो रहेगा वो बड़ा रहेगा क्रिटिकल वेलोसिटी से, इतनी बातें पता होनी चाहिए। तो हमने ये भी पॉइंट कवर कर लिया, मास एंड वेट भी कवर कर लिया, फ्री फॉल भी कवर किया है, जीपीई मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी भी कवर किया, इसके वेलोसिटी भी हमने समझ लिया है। इसका एग्जांपल आपको देना रहेगा तो आप बता देना कि जितने भी इसरो या नासा वगैरह जो है, जितने भी स्पेस मिशन करते हैं जिसमें रॉकेट वगैरह को लॉन्च करते हैं, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं, उस सब में क्या होता है, इसके वेलोसिटी देकर उसको क्या करना रहता है, अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर ले जाना रहता है। तो ये सब आप
एग्जाम्पल वगैरह दे सकते हैं। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, 2 पॉइंट और छोटे से हैं, काम के हैं, उसके बाद फिर स्टॉप करेंगे हम। तो एक क्वेश्चन सबसे पहले तो आपसे क्या पूछा जा सकता है, वो ये पूछा जा सकता है कि आपको प्रूफ करने के लिए देगा कि कुछ इस तरीके से कि प्रूफ दैट कि एफसी जो रहेगा, एफसी मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स, वो हमेशा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आर स्क्वायर के। तो अभी आप देखते हैं कि क्वेश्चन कैसा रहेगा, देखते हैं। तो सबसे पहले एक मतलब मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ये दूसरे ऑब्जेक्ट पे सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है और वो इसके अराउंड, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से सर्कुलर मोशन होता है, सर्कुलर मोशन की वजह से इसके अराउंड गोल गोल घूम रहा है। इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट A है और ये ऑब्जेक्ट B है। तो सबसे पहले क्या रहेगा, यहाँ पर आपको वगैरह वगैरह लिखना रहेगा कि हियर ऑब्जेक्ट, मतलब पहली बात तो स्टेटमेंट लिखना रहेगा। क्या स्टेटमेंट लिखना रहेगा कि ऑब्जेक्ट ए जो है वो क्या कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स अप्लाई कर रहा है, किस पे अप्लाई कर रहा है, तो बी पर अप्लाई कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि बी जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसकी वजह से, इसके अलावा क्या होगा कि वेलोसिटी v जो रहेगा इसके, मान लीजिए कि आपको बता देना है कि वेलोसिटी जो है b की वेलोसिटी, मतलब b की वेलोसिटी क्या है v, और a और b के बीच का डिस्टेंस क्या है r, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप स्टेटमेंट में यहाँ पर लिख देंगे। अब इसके बाद आप यहाँ पर उसको प्रूफ करने चलेंगे हम। तो नॉर्मली सबसे पहले हमको क्या पता होना चाहिए कि v, यहाँ पर v यानी नॉर्मल स्पीड अगर हम देखेंगे तो कितना होगा, देखो स्पीड और वेलोसिटी को दोनों को v से ही दिखाते हैं। जो अगर हम देखेंगे स्पीड जो है वो ऐसे होता है, तो नॉर्मल जो होता है उसको इटैलिक वर्ड में लिखा जाता है, मतलब स्पीड को ऐसे इटैलिक वर्ड में लिखा जाएगा v, और जो हमारा वेलोसिटी रहता है उसको स्मॉल लेटर में ऐसे लिखा जाता है। तो दोनों को सेम से ही दिखाते हैं, तो थोड़ा आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा। तो स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम इसका फॉर्मूला होता है, और एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो जितना सर्कल का सरकमफेरेंस होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस होता है 2 पाई r, तो ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 2 पाई r, और टाइम मान लीजिए कि लगाया है t, तो v का स्पीड मुझे कितना मिल गई 2 पाई r अपॉन t। अब इसके बाद मैं करूंगा क्या, यहाँ पर मुझे पता है कि सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r। m ऐसी रहने देता हूं, v का कितना है 2 पाई r अपॉन t, और उसका स्क्वायर अपॉन r। अब होगा क्या, यहाँ पर m एज इट इज रहेगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, और देन पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, r का स्क्वायर r स्क्वायर रहेगा, और नीचे क्या क्या आ जाएगा t स्क्वायर, और r पहले से है, तो t स्क्वायर और r यहाँ पर पहले से है। अब देखते हैं आगे, और यहाँ पर देखिए कुछ कट रहा है, तो r से एक r कट रहा है, ओके। बाकी एज इट इज लिख देते हैं 4 पाई स्क्वायर, और क्या बचा है m एंड r, नीचे क्या बचा है t का स्क्वायर, और यहाँ पर हमारा fc। अब हमको करना क्या रहेगा, ऊपर और नीचे r स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना रहेगा, लेकिन वो मल्टीप्लाई क्यों करना रहेगा उस चीज को थोड़ा समझते हैं। तो यहाँ पर पहले मैं लिख देता हूं इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय मल्टीप्लाइंग कितने से r स्क्वायर से। तो r स्क्वायर से जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो क्या मिलता है fc ऊपर 4 पाई स्क्वायर m, और क्योंकि मैं r स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो पहले से एक r है तो r क्यूब, और नीचे r स्क्वायर मैंने मल्टीप्लाई किया और t स्क्वायर है। अब मुझे एक फॉर्मूला पता है, वो ये है कि केपलर का बाय केपलर थर्ड लॉ ये क्या कहता है, ये बोलता है कि k इक्वल टू
टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब। तो इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर नॉर्मली मैं इसको उल्टा कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन के इक्वल टू आर क्यूब ऊपर चला जाएगा और टी स्क्वायर नीचे चला आएगा। तो मैं करूंगा क्या, यहाँ पर आर क्यूब और टी स्क्वायर की जगह पे 1 अपॉन के लिखने वाला हूँ। तो फाइनली एफ सी इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ पर इतने के जगह पर हम क्या लिख देंगे 1 अपॉन के। ओके, तो यहाँ पर इतने के जगह पे 1 अपॉन के लिख देंगे हम। अब हमको पता है यहाँ पर कि 4 हो गया, पाई हो गया, पाई की वैल्यू क्या होती है 2.27 होता है ना 2.34 3.41 मुझे नहीं याद है, आप देख लेना, ठीक है। चलो यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर एम और यहाँ पर आर स्क्वायर 1 अपॉन के। 4 की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होती है, कांस्टेंट होती है। पाई की वैल्यू भी यहाँ पर क्या होती है, कांस्टेंट रहेगी। मास यहाँ पर कांस्टेंट टर्म है। अब यहाँ पर देखें के भी यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट टर्म है। तो मैं करूंगा क्या, 4 पाई स्क्वायर एम अपॉन के, सही बात है। तो यहाँ पर इतने को मैं क्या मान लेता हूं, कांस्टेंट। तो मुझे पता है, देखो ध्यान दीजिए, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटती थी, तो पाई की वैल्यू तुमको याद करके रखना है, मुझे नहीं, मैं तो पढ़ा रहा हूं, पेपर तो तुमको देना है, हाँ या ना, तो तुम याद करो, ठीक है। मेरा जहां काम पड़ेगा वहां मैं निकाल लूंगा वैल्यू, हंसोगे कौन, तुम। अब मुझे मतलब नॉर्मली अगर बोला जाए पाई की वैल्यू 22/7 होती है, मैं करूंगा तो बड़े आराम से निकल जाएगी, हाँ या ना, आसान है। ये देखो आप ये ऐसे करेंगे और उसके बाद फिर क्या करो, डिवाइड करोगे, आ जाएगा आंसर, हाँ या ना। 3.21 आ रहा है क्या, मेरे हिसाब से 3 पॉइंट क्या आएगा, जो भी आएगा, मुझे नहीं आता, मेरा मैथ्स कमजोर है थोड़ा, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट, ठीक है। अब होगा क्या, जरा ध्यान देना। तो इतने को मैंने क्या कर लिया, ये सबको कांस्टेंट ले लिया, तो बचा क्या, ध्यान दीजिए, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता था तो कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनैलिटी साइन आएगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे सब कुछ हटा, तो एफ सी ये भी गया, केवल आर स्क्वायर बचेगा, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर, और यही हमको प्रूफ करना था। तो पेपर में आपको क्वेश्चन कैसा रहेगा या देख लीजिए। मुझे ऐसा लगता है आज तक ये क्वेश्चन कभी आया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कभी भी आ सकता है, तो आपको शायद पता ना चले और आप न्यूटन से यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से इसका आंसर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब जब आप सोचेंगे तो फिर एकदम सब सीमा पार करके सोचेंगे। तो थोड़ा ध्यान रखिए कि जब भी क्वेश्चन रहेगा या तो ऐसे लिखा रहेगा या फिर लिखा रहेगा कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट, तो वगैरह वगैरह कुछ तो ऐसे घुमा के पूछेगा, लेकिन आप क्लियर रहिए कि वो आपसे क्या पूछ रहा है, ठीक है। इसके अलावा एक छोटा सा पार्ट है लास्ट, देखिए हो सकता है आपसे ये हो जाए कि भाई लो टाइड और हाई टाइड, लो टाइड एंड हाई टाइड का कॉन्सेप्ट, हाई टाइड। तो लो टाइड और हाई टाइड क्या होता है जरा देखते हैं। तो समुद्र में होता क्या है कि आप देखेंगे दिन भर के दौरान कभी कभी पानी का मतलब दिन भर में 2 बार ऐसा होता है, दिन भर में 2 बार क्या होगा, पानी का जो लेवल है वो बढ़ जाएगा, और 2 बार में मतलब 2 बार पानी का लेवल घट जाता है। किसकी वजह से, हाई टाइड और लो टाइड की वजह से। देखते हैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है। तो ये रहा अर्थ, इस पे क्या है हमारे, मतलब आप देखेंगे चारों तरफ सबसे 71% तक लगभग वाटर है, ठीक। तो यहाँ पर होगा क्या, आप जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर है मून, ये मून है। मून क्या करता है, मून का अपना खुद का ग्रेविटेशनल फोर्स है, भाई सब ऑब्जेक्ट का अपना ग्रेविटेशनल फोर्स रहेगा, तो मून का भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्स रहता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ध्यान दीजिए, वो क्या करेगा, पानी को, समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही लोग होते हैं। यही नहीं, नॉर्मली आप देखेंगे 2 चीजें रिस्पॉन्सिबल होती हैं, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पर सन भी है, तो सन और मून दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं हाई टाइड और लो टाइड के लिए। इसके अलावा और किस चीज के लिए, तो
इसके अलावा समुद्र में जो ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं वो सब के लिए ये दोनों रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लेकिन आपकी बुक में केवल मून है तो आप मून तक ही पढ़िए। तो यहाँ पर आप देखिए जरा, ये आपका मतलब जहां पर पानी ज्यादा हो गया रहेगा वहां पर आपका क्या आ गया, हाई टाइड। इस जगह पर और इस जगह पर हाई टाइड आ जाएगा, बाकी जिस जगह से पानी खींचा गया है उस जगह पर लो टाइड आ गया है। तो यहाँ पर इस जगह पे लो टाइड रहेगा, ये 2 पॉइंट पर, और ये 2 पॉइंट पे हाई टाइड रहेगा, हाई टाइड। तो यहाँ पर क्या मतलब समझा हमने कि जो एरिया, जो जगह, जो प्लेस मून के परपेंडिकुलर में रहेगा, मून के परपेंडिकुलर रहेगा, उस जगह पर हाई टाइड आएगा, और उसके मतलब दोनों जगह मतलब उसके अपोजिट साइड में भी हाई टाइड आएगा, और बाकी वो जगह जो इसके इन दोनों के अलावा बच रही है वहां पे लो टाइड आ जाएगा। ये आपको क्लियर रखना है। बात बस इतनी है कि एट अ सेम टाइम दो जगह पर हाई टाइड आएगा, दो जगह पे लो टाइड आएगा। ऐसा दिन भर में कितनी बार होगा, ऐसा दिन भर में 2 बार होगा। मतलब दिन भर में 2 बार हाई टाइड आएगा, दिन भर में 2 बार लो टाइड आएगा। किसकी वजह से आएगा, तो मून की वजह से आएगा और अर्थ की वजह से। मून और अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से हाई टाइड और लो टाइड का कॉन्सेप्ट आपको दिखाई देता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, अपना पहला चैप्टर लगभग खत्म कर लिया है। एक बात और, मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होता है, यानी मून पे जो जी की वैल्यू होती है वो अर्थ के जी की वैल्यू के 1/6 होती है। वो अर्थ के जी की वैल्यू के 1/6 होती है। यानी अगर मैं नॉर्मली बोलूं, यहाँ पर आपका जितना वेट रहेगा, अगर बोला जाए कि मून पे कितना वेट रहेगा तो आप डिवाइड बाय 6 कर देना। हो सकता है ऐसा क्वेश्चन पेपर में बन जाए कि एक मतलब ऑब्जेक्ट है, ध्यान सुनिए, मून पे जी की वैल्यू अर्थ के जी की वैल्यू के 1/6 होती है। मतलब मैं नॉर्मली बोलूं तो ये कुछ इस तरीके से लिखते हैं इसको कि जी की वैल्यू जो मून पे रहेगी वो अर्थ की जो जी की वैल्यू रहेगी उससे डिवाइड बाय 6 रहेगी। कुछ इस हिसाब से आप समझ लीजिए। तो मे भी आपसे क्वेश्चन बोला जाएगा कि कोई ऑब्जेक्ट है वो अर्थ पे 60 किलो का है, बताओ कि वो मून पे कितने का होगा। तो आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 6 करके उसका आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 60 किलो 60 डिवाइड बाय 6 10 किलो आ जाएगा, आया ना। तो आप इस तरीके से करके अपना आंसर वगैरह निकाल सकते हैं। तो पहला चैप्टर अपना खत्म हो चुका है।